रेडियो इप्सा 91.2 एफएम पर मैं यानी वानी आपके लिए लेकर आ गई हूँ बहुत ही खास बात। और आज की खास बात जो है वो खतरों से कम नहीं है, क्योंकि आज हमारे साथ इंदौर के क्राइम ब्रांच के एडीसीपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश दंडोतिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इनके बारे में मैं क्या ही कहूँ, इनके बारे में अगर मैं कहना शुरू करूँगी तो मुझे ऐसा लगता है राजेश जी पूरा एक सेशन निकल जाएगा, लेकिन आपकी प्रोफाइल ख़त्म नहीं होगी। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है आपका रेडियो इप्सा पे। थैंक यू वेरी मच। तो राजेश जी, जैसा कि आप जानते हैं आपकी जीवन में जो आपकी मुरैना से जर्नी रही है वो तो बहुत ही अद्भुत रही है और बहुत सारे लोग आपको जानते भी हैं। और आप एक्टिवली काम कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटीज़ पे और साइबर क्राइम पे। जो आजकल आप काम कर रहे हैं वो सच में बहुत सराहनीय है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ राजेश जी कि किस तरीके से इंदौर शहर में इस तरीके का जो क्राइम है, साइबर फ्रॉड है या साइबर क्राइम है, वो बढ़ रहा है या क्या सिनेरियो है अभी? देखिए मैम, अगर हम देखेंगे 2020 में जो कोविड था, कोविड के बाद से हमारा जो टाइम स्पेंड हुआ वो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे स्पेंड हुआ। तब से तेज़ी आई साइबर फ्रॉड में। फिर उसके बाद से चूँकि वर्क फ्रॉम होम और हम ऑनलाइन स्टडी भी कर रहे थे घर से ही, ऑनलाइन स्टडी फ्रॉम होम, तो कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन की तरफ हम लगातार बढ़े हैं। अगर हम ये कहें कि 2021 में 22, 23, 24 लगातार हर साल अपराध बढ़ते जा रहे हैं और काफ़ी बड़े परसेंटेज में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये इसलिए नहीं है कि अपराध बढ़े हैं, बल्कि इसलिए कि हम भी डिजिटलाइजेशन में कहीं ना कहीं सभी चीज़ें हमारी डिजिटल वर्ल्ड में जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये रेशियो है जो इनअप्रोप्रिएट नहीं है, बल्कि हमारी भी लाइफ जो डिपेंडेंसी हो गई है वो डिजिटल वर्ल्ड में ज़्यादा हो गई है। और अपराध, आप जिस दुनिया में सबसे ज़्यादा रहते हैं अपराध वहीं होते हैं। तो चूँकि अब इस समय हम सोशल मीडिया पर हैं, डिजिटल वर्ल्ड में है, तो अपराध क्राइम निश्चित रूप से होते हैं। अगर हम एमपी की बात करें, एमपी की डाटा जो 2024 में, तो ऑन एन एवरेज पर डे 133 कंप्लेंट्स मध्य प्रदेश में आई हैं। और इंदौर में जो मैं बताऊं, जब मैंने ज्वाइन किया था लगभग 1.5 साल हो गया, तो इंदौर में जो क्राइम जो कंप्लेंट्स हैं वो पर डे 35 to 40 कंप्लेंट्स आती हैं। बट दीज कंप्लेंट्स आर रिपोर्टेड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अनरिपोर्टेड, क्योंकि इसमें कई सेक्सटोर्शन की ऐसी होती हैं जिसमें कि लोग काफ़ी ह्यूमिलिएट महसूस करते हैं तो रिपोर्ट नहीं लिखाते हैं। कुछ फोटो वीडियो उनका बन जाता है, ब्लैकमेल होते रहते हैं, तो कई बार वो हिम्मत नहीं करते हैं। तो ये तो मैंने रिपोर्टेड की बात की, अनरिपोर्टेड पता नहीं कितनी होंगी, शायद इतनी ही। ओके, मतलब एक अच्छी खासी एक एरिया है जहाँ पर अभी क्राइम हो रहे हैं। और साइबर में अगर बात करें हम तो सबसे ज़्यादा अभी जो जनता है वो ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है। तो राजेश जी, जैसा कि आपने बताया कि इंदौर में क्राइम ब्रांच मतलब ये साइबर क्राइम जो है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे कौन से क्राइम्स हैं जो जनरली लोग जिसके झांसे में आ जाते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि आम जनता जो है वो सबसे ज़्यादा फेस कर रही है? देखिए, अगर हम देखेंगे I4C एक नोडल एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करती है। तो उनके अगर डाटा देखेंगे तो ऑल ओवर इंडिया में पर डे मोर देन 7,000 कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है उनके NCRP पोर्टल पर। और उनका अगर डाटा हम देखें और हमारे इंदौर का क्राइम ब्रांच का भी देखें तो बेसिकली क्राइम ब्रांच का जो मेन काम है ऑर्गेनाइज क्राइम पर काम करना, जैसे ड्रग्स पकड़ना है, कोई सेंसेशनल मर्डर हो जाए या कोई सेंसेशनल लूट हो जाए। जैसे PNB में पंजाब नेशनल बैंक में एक लूट हुई थी, एक एक्स आर्मी मैन ने लूट की थी अभी कुछ 4 से 5 महीने पहले। तो ऑर्गेनाइज क्राइम पर काम करना है। पर चूँकि साइबर क्राइम भी एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और मेरा पैशन भी है, तो मैं लगातार कोशिश करता हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम काम कर पाएँ। तो ऑन एन एवरेज अगर इंदौर में भी देखें, सबसे नंबर 1 पर जो फ्रॉड है, जिसकी कंप्लेंट्स भी ज़्यादा हैं और उसमें सबसे ज़्यादा वास्ट अमाउंट जो मनी है सबसे ज़्यादा उसी में जाती है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट फ्रॉड। इन्वेस्टमेंट करते हैं या तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये ट्रेडिंग जो करते हैं क्रिप्टो करेंसी में, ट्रेडिंग के माध्यम से भी, तो ये सबसे ज़्यादा फ्रॉड है। और अगर I4C की अपन बात करें ऑल ओवर इंडिया में, तो इसमें लगभग 9,000 करोड़ रुपए 2024 में विक्टिम्स ने इन्वेस्टमेंट और क्रिप्टो करेंसी में और स्टॉक मार्केट का मिलाकर 9,000 करोड़ रुपए विक्टिम ने लूज किया है। और अगर हम यहाँ की बात करें तो 45 करोड़ इंदौर में इन्वेस्टमेंट फ्रॉड पर। क्योंकि इसमें मैम क्या है कि जैसे कि एक यहीं के एक इंदौर की लोकल है, उनके साथ 5 करोड़ का फ्रॉड हुआ
My God. फिर एक जो डॉक्टर थे उनके साथ 3 करोड़ 8 लाख का फ्रॉड हुआ। फिर देन एक डॉक्टर और है जिसमें अभी केस रजिस्टर्ड होना है, तो उसमें भी 3 करोड़ 25 लाख का फ्रॉड हुआ। तो इसमें अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें क्या है कि व्यक्ति को ऐसे लगता है मुझे पैसा मिलता है। इसमें होता क्या है मैम, जैसे ये कई तरह से होता है। एक तो सोशल मीडिया विज्ञापनों के तहत कई विज्ञापन आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि 100% मुनाफे की गारंटी, बीच में पॉपअप आते रहते हैं। जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सर्व करते हैं तो वो पॉपअप्स आते रहते हैं, सोशल मीडिया विज्ञापन, तो इनसे सावधान रहना है। दूसरा, आपने देखा होगा कई बार जो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, अननोन व्हाट्सएप ग्रुप के आप मेंबर हो जाते हो, आपको पता नहीं चलता, और उसमें ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेडिंग चल रही है, उसमें इंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं। तो ये अननोन व्हाट्सएप ग्रुप जो आपको ऐड कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप धीमे धीमे करके उसमें आप देखते हो कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है। वो फेक टिप्स देते हैं, वो टिप्स ये भी बताते हैं कि सक्सेस हो रही हैं। तो सक्सेस होती है तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि व्हाई नॉट आई शुड ट्राई, और वो कोशिश करता है। और कहीं ना कहीं फिर वो उसको एक लिंक दी जाती है, लिंक में जैसे ही वो जाता है तो डमी ऐप या डमी वेबसाइट पर चला जाता है। वहाँ वो पैसा लगाता है, पैसा बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वो पैसा निकालता है तो पैसा निकलेगा नहीं। लेकिन इससे पहले वो क्या करते हैं, जैसे आपने छोटा सपोज टू भी फर्स्ट टाइम आपने 1000 लगाया तो 2000 निकल जाएगा। 10,000 लगाया 20,000 निकल जाएगा। 40,000 लगाया, जो डॉक्टर साहब के साथ यही हुआ, 40,000 लगाया 80,000 निकल गया। तो सबसे पहले विश्वासघात कब होगा, जब विश्वास बनेगा। तो बिल्डिंग ट्रस्ट, सबसे पहला उनका फोकस रहता है कि पहले ट्रस्ट बिल्डअप करें। तो जब 3-4 बार पैसा निकल जाता है व्यक्ति को, व्यक्ति श्योर हो जाता है दैट्स फाइन कि अब तो कोई दिक्कत नहीं है, और फिर धीमे धीमे पैसे लगाते रहते हैं। और फिर इस तरह से, और जब निकालने को होते हैं तब फिर वो ये बोलते हैं कि अभी तो आपको इसमें इनकम टैक्स कटेगा इसका, फिर आपको ग्रीन चैनल बनाना पड़ेगा, फिर इसका इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया निकाल रहा है। अब निकालने के बाद भी आप, अब चूंकि खुली जाएगा तो कितना पैसा और वसूल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब के साथ 2 करोड़ कुछ 20 लाख के करीब निकालना शुरू किया, फिर वो ला के 36 से लेके उसमें लगेंगे ग्रीन चैनल बनाना है, 40 लगेंगे, तो इस तरह से 3 करोड़ 8 लाख का उनके साथ फ्रॉड हुआ। सो ये सबसे नंबर 1 पे है। और लोग जो युवा हैं, बेसिकली यूथ, फ्री और इजी मनी को बहुत टारगेट करते हैं। वो ये सोचते हैं जल्दी से पैसा मिल जाए और अभी मैं यहाँ से इन्वेस्ट करूँ, वो अगले दिन 1% 2%। समस्या है सर। अब आप ये सोचिए, इज इट पॉसिबल कि आज अगर मैं 1 लाख रुपए लगाता हूँ, अगले दिन मुझे 1% का प्रॉफिट हो जाए? लोग बिजनेस करना ही छोड़ दें, फिर तो घर बैठ के यही करें। तो अनरियलिस्टिक रिटर्न्स होते हैं, हम उस पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि हम फोकस कर देते हैं सीधे गोल पे, पैसा कमाना है, प्रोसेस पर नहीं करते। जबकि हमें फोकस प्रोसेस पर करना चाहिए, गोल सेट करने के बाद। गोल सेट सपोज टू बी मुझे IAS बनना है, तो गोल सेट कर लिया, लेकिन फोकस प्रोसेस पे करना होगा। अब आप सपने देखते रहे मैं IAS बन रहा हूँ, दैट्स नॉट फेयर। फिर आपको फोकस वेरिफिकेशन पे आपको फोकस करना होगा, फोकस प्रोसेस पर करना होगा, मेहनत करना, डेडिकेशन, लॉयल्टी और कई चीज़ें, सिंसियरिटी। ठीक उसी प्रकार अगर आप इन्वेस्टमेंट में भी जाते हैं तो आपने गोल पर फोकस कर लिया कि मुझे पैसा कमाना है, प्रोसेस पर नहीं किया। प्रोसेस की वेरिफिकेशन, लीगल वेबसाइट है या नहीं, वेबसाइट का डोमेन ठीक है या नहीं, तो कहीं ना कहीं लोग इसमें मात खा जाते हैं, उनको पैसा दिखाई देता है, ल्यूक्रेटिव ऑफर्स मिलते हैं, अनरियलिस्टिक रिटर्न्स मिलते हैं, और उसमें वो उनका कंसंट्रेशन वहीं चला जाता है, तो वेरिफिकेशन बहुत पीछे छूट जाता है और इस वजह से उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। ये तो मतलब बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इतना जल्दी अगर आपको मतलब आपने कोई भी चीज़ इन्वेस्ट की और वापस मिल रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना, तो पीछे गोलमाल कुछ चलना चाहिए। नथिंग इन लाइफ कम्स फ्री और जी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक बहुत अच्छी कहानी नहीं, एक स्टोरी है, यही लाइफ है। नथिंग इन लाइफ कम्स फ्री और जी, इट्स आल्सो फॉर द स्टूडेंट, सभी के लिए है जो जीवन में कुछ अचीव करना चाहते हैं। एक सर्कस मास्टर था, जो कि मैं हूँ, मुझे आप सर्कस मास्टर माने, तो मैं एक सर्कस में मेरा थोड़ा लॉस में चल रहा था, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे अपने सर्कस को अपलिफ्ट करना होगा, कुछ आगे बढ़ाना होगा, फाइनेंशियल रिकवरी करनी होगी। तो मैं गया अफ्रीका से एक शेर लेकर आया, और मैंने अफ्रीका से शेर लेकर आया और शेर को अंदर कर दिया सर्कस में, और अब टिकट रख दिया मैंने 500 रुपये शेर को दे दिया, अफ्रीकन शेर। तो मैंने देखा कि मैं चूँकि अफ्रीकन लॉयन लेकर आया हूँ तो लोग जिज्ञासा बस डेफिनेटली अट्रैक्ट होंगे और मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा। पर मैंने देखा कि 500 रुपये में बहुत कम लोग आए, 20-25 फॉर एग्जांपल, तो मैंने उसको 400 किया। तो 400 में मैंने देखा कि 50-60 लोग आए हैं, तो फिर मैंने कहा नहीं, इसको 300 कर देते हैं, हो सकता है कि लोग अपन कम करेंगे तो और ज़्यादा आएंगे। तो 300 किए तो केवल 200 लोग आए। फिर मुझे लगा कि अब वॉल्यूम बढ़ाया जाए, तो
100 का टिकट कर देते हैं, जिससे क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तब भी रिकवरी कर सकता हूँ मैं। जब 100 मैंने किया तब देखा कि 300 लोग आए, जी। तो मैं थोड़ा डिस्टर्ब रहा रात भर। अगले दिन फिर मैंने उसको कुछ सोचा और फिर मैंने कर दिया फ्री। अफ्रीकन लॉयन को देखिए आप, फ्री। तो भीड़ आ गई, भीड़ सर्कस के अंदर। मैंने शेर का पिंजरा खोल दिया और सर्कस का गेट बाहर से बंद कर दिया और बोला अब सर्कस से बाहर निकलने के लिए 500 रुपये। सो द पॉइंट हियर इज दैट आपको कई कंपनियां बोलती हैं 6 महीने फ्री रिचार्ज, एक के साथ एक डिलीवरी फ्री। नो, नथिंग इन लाइफ कम्स फ्री और इजी। वो आपको एडिक्टेड कर रहे हैं, वो आपको कुछ वो दे रहे हैं, कुछ लालच दे रहे हैं, कुछ जैसे ऑनलाइन टास्क करते हैं कुछ पैसा दे रहे हैं जिससे आप एडिक्टेड हो जाओ, और उसके बाद फिर आपको करना होगा, क्योंकि वो मार्केट में जो लोग बैठे हुए वो पैसा कमाने बैठे हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसा कमाएंगे वो। तो ये पॉसिबल नहीं है। कोई अगर फ्री में दे रहा है इट मीन्स इसके पीछे कुछ और लॉजिक है। जैसा मैंने इस स्टोरी में बताया वही पूरा मार्केट का बेसिक प्रिंसिपल है। पहले आपको एडिक्टेड करेंगे, 6 महीने फ्री रिचार्ज दिया और अब उनको कुछ बस उनका काम खत्म, आपका शुरू। सो दैट इज द पॉइंट। तो इसीलिए मैं सभी यूज़ को कहना चाहूँगा नथिंग इन लाइफ कम्स फ्री और इजी, यू हैव टू अर्न इट। आपको अर्न करना होगा। दैट इज़ रियली वंडरफुल एंड ग्रेट इंसाइट जो आपने बताया है। और तो राजेश जी ने बताया कि किस तरीके से लोग जो है वो लालच देकर आपको फंसा लेते हैं जाल में। लेकिन एक और टर्म जो आजकल हर रोज़ाए दिन अखबारों में पढ़ी जाती है वो है डिजिटल अरेस्ट की। तो इस पे आपका क्या टेक है? आप क्या बताना चाहते हैं? हमारे लिसनर्स जो हमारे व्यूअर्स जो हैं उनको क्या बताना चाहते हैं कि क्या है ये एग्जैक्टली साइबर अरेस्ट? यस मैम, बेसिकली मैम साइबर फ्रॉड न केवल इंदौर, न केवल मध्य प्रदेश, न केवल इंडिया, बल्कि पूरे वर्ल्ड में जी ये एक बिगेस्ट चैलेंज है। क्योंकि पूरा वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो ये डिजिटल वर्ल्ड में कन्वर्ट हो रहा है। ये कन्वर्जन फेज है, तो ट्रांजिशन फेज है ये। तो इस ट्रांजिशन फेज में कई प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे होता है ना, कोई भी अगर अपन सॉफ्टवेयर लॉन्च करते, कोई ऐप लॉन्च करते हैं तो बग आते हैं। तो फिर वो बग्स, तो इस तरह के ये बग्स हैं ये। तो ये कहीं ना कहीं यस, तो ये इवोल्यूशनरी स्टेज पे है, अभी सिस्टम इवोल्व नहीं हुआ है। डिजिटल अरेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो अगर इंदौर की बात करें तो मोर देन 80 केसेज रिपोर्टेड हुए थे 2024 में, जो मेजर केसेज हैं। और इसमें मैं आपको बताता हूँ कौन कौन फंसे थे। पहला जो केस आया था वो डॉक्टर दंपत्ति थे, पति पत्नी दोनों को लगभग 52 आवर्स तक डिजिटली अरेस्ट रखा इंदौर में ही। सेकंड फिर एक एमजीएम से एक पीजी कर रहा है एक डॉक्टर, तो वो लगभग 24 घंटे के लिए डिजिटल अरेस्ट रहा। फिर उसके बाद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, डेल कंपनी में काम करती थी, वो भी 24 घंटे लगभग डिजिटली अरेस्ट रही। उसके साथ 12 लाख का फ्रॉड हुआ। फिर फोर्थ केस आया, एक कंपनी सेक्रेटरी लड़की थी, 7.5 लाख का डिजिटल अरेस्ट हुआ। फिर फिफ्थ केस आया, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बहू थी एक परिवार की, उसके साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ। फिर सिक्स्थ केस आया, असिस्टेंट प्रोफेसर एक कॉलेज में थी, उसके साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ। फिर सेवेंथ केस आया आपका एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर जिनके साथ 40 लाख का डिजिटल अरेस्ट हुआ था, और वो एसबीआई के रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे। फिर 8th केस आया आरआर कैट में जो साइंटिस्ट हैं उनके साथ 70 लाख का डिजिटल अरेस्ट हुआ। फिर 9th केस आया, एक बाहर की दूसरी स्टेट का केस था, तो आरोपी यहाँ थे, वो डीआईजी सीआईएसएफ में थे, उनके साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ। फिर एक केस आया टीसीएस के एम्प्लॉई के साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ, जिसको कि लाइव रेस्क्यू भी किया था मैंने, तुरंत मुझे पता चल गया था, उसके दोस्त का फ़ोन आया था तो मैं गया भी था। यहाँ मुझे मैं जानबूझ के मैंने आपको वो केसेज बताए हैं जिसमें कि लोग अपने बच्चों को, ये वो प्रोफेशन है जिनमें लोग अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं जी। और ये तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इफ़ यू आर एजुकेटेड, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके साथ साइबर फ्रॉड नहीं होगा। एजुकेटेड होना और अवेयर होना दोनों ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। एक व्यक्ति अनएजुकेटेड भी हो सकता है और अगर वो अवेयर है तो हो सकता है साइबर फ्रॉड से अपना बचाव कर पाए। तो आपको एजुकेटेड होने के साथ साथ आपको अवेयर भी रहना होगा। डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है, अगर उसकी डेफिनेशन दूँ मैं प्रॉपर, जो स्कूल कॉलेज एकेडमिक डेफिनेशन, कोई भी नकली पुलिस अधिकारी, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे क्राइम ब्रांच, सीआईडी, सीबीआई, ईडी बनकर विक्टिम से वीडियो कॉल पर इन्वेस्टिगेशन के नाम पर भय दिखाकर पैसा ठगता है, उसको डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं। डिजिटल अरेस्ट कुछ भी नहीं होता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी केवल एक ही तरीके से अरेस्ट करती है, दैट इज फिजिकल अरेस्ट।
कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इसके अलावा और किसी भी प्रकार का कोई अरेस्ट कानून में नहीं है, ना आईपीसी, ना सीआरपीसी, ना आपके वीएनएस, ना वीएनएसएस, ना आपके आईटी एक्ट में, ना अमेंडेड आईटी एक्ट में, किसी भी मेजर माइनर किसी भी लॉ में इस तरह का कोई भी टर्मिनोलॉजी नहीं है। ये जो टर्मिनोलॉजी है वो इन्वेंटर्स हैं इसके, साइबर फ्रॉडस्टर्स, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया है। किसी भी प्रकार की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी कभी भी आपको फिजिकल अरेस्ट के अलावा और कोई अरेस्ट नहीं कर सकती, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। नंबर 2, कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपसे कभी भी पैसा नहीं मांगती है। नंबर 3, कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी आपसे एक जो ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ है, जो एक प्रक्रिया के तहत ही आपकी इन्वेस्टिगेशन करती है, बहुत जल्दी पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करती। इसमें जो कंडीशंस दिखाई जाती हैं डिजिटल अरेस्ट में, वो है आपके पार्सल जो मुंबई से थाईलैंड जाना था, उसमें ड्रग पकड़ा गया है, उसमें पैन कार्ड्स हैं, कुछ किलो कपड़े हैं, इस तरह के कॉल। ओके। या फिर बोलेंगे आपकी सिम 2 घंटे में बंद होने वाली है, अधिक जानकारी के लिए 9 दबाएं। ट्राई के कस्टमर केयर से बोल रहे हैं, ट्राई कभी भी सिम बंद नहीं कराती है। थर्ड आता है आरबीआई के कस्टमर केयर से बोल रहे हैं, आपका अकाउंट 2 घंटे, बैंक अकाउंट 2 घंटे बंद होने वाला है, आपके क्रेडिट कार्ड का मिसयूज हुआ है और आपका आधार कार्ड एक अकाउंट में लगा है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है। तो बेसिकली इस तरह की आपको कंडीशन दिखाते हैं और फिर आपको भय में लेकर वीडियो कॉल पर लेते हैं और फिर आपसे पैसा ट्रांसफ़र कराते हैं। तो जैसा कि इस माध्यम से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि डिजिटल अरेस्ट ऐसा कुछ नहीं होता, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अवेयरनेस इज द स्लो एंड स्टडी प्रोसेस। आई डू बिलीव, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ अवेयर करने के लिए लोगों को। और मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ इसमें। 2024 में मोर देन 80 केसेज वर रिपोर्टेड इन इंदौर डिजिटल अरेस्ट के, जिसमें लगभग 6 करोड़ से अधिक का पैसा लूज किया विक्टिम ने। 2025 में 1 जनवरी से लेकर अभी तक सिंगल केस रिपोर्ट नहीं हुआ है डिजिटल अरेस्ट का। सो दैट इज द डेप्थ ऑफ, दैट इज द डीप इम्पैक्ट ऑफ अवेयरनेस। ऑल्दो अवेयरनेस इज ए स्लो एंड स्टडी प्रोसेस बट हैव ए डीप इम्पैक्ट। ऑफ कोर्स, और उसमें आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी रहा है सर। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप अवेयरनेस लोगों में फैला रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर बता रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। सभी लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अवेयरनेस कैंपेन में, सभी का ही योगदान होता है, क्योंकि सक्सेस हमेशा सामूहिक होती है और अनसक्सेस हमेशा व्यक्तिगत होती है। जी क्या बात है। तो लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो हम बहुत सारे लोगों के साथ होता है लेकिन रिपोर्ट बहुत कम करते हैं, वो है सेक्सटॉर्शन। तो इसके बारे में आपका क्या टेक है? देखिए मैम, आपने बड़ा सही सवाल उठाया। कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जिसमें लोग रिपोर्ट करने से घबराते हैं, उनको कई मन में द्वंद्व चलते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, वर्क प्लेस से पता चल जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, फैमिली में अगर फैमिली को, पत्नी को, बच्चों को या पिताजी को, माताजी को पता चल जाएगा तो उनको कैसा लगेगा। इस तरह के कुछ फ्रॉड है जैसे कि सेक्सटॉर्शन। इसमें क्या होता है कि अननोन लड़की की डीपी लगाकर, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, फिर मैसेज करते करते फ्रेंडशिप हो जाती है, प्रिटेंड करते हैं, फ्रेंडशिप होने के बाद वीडियो कॉल पर लेके आते हैं और वीडियो कॉल पर वो लड़की न्यूड होती है, अपने कपड़े उतारती है, न्यूड होती है और उसके बाद धीमे धीमे 3 से 4 मिनट तक ये वीडियो चलता है। उसके बाद वीडियो कट जाता है। उसके बाद फिर 10 से 15 मिनट बाद उसी नंबर से जिस लड़की ने आपसे बात की है, वो एक वीडियो और स्क्रीनशॉट भेजा जाएगा कि आपका वीडियो बना लिया गया है, अगर आप चाहते हैं कि इसको सोशल मीडिया पे वायरल ना किया जाए तो एक अकाउंट नंबर भेजा है, इसमें आप पैसे जमा कर दीजिए। तो सोशल ह्यूमिलिएशन इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, रेपुटेशन इतना ज़्यादा महसूस करता है व्यक्ति, उसको ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे, और कहीं ना कहीं फिर वो कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें कि लोगों ने सुसाइड तक किया है। इसमें स्पेशली जो अफ्रीकन जो आपकी जो मुस्लिम कंट्रीज है, जो कि जो अरेबियन कंट्री है, जो मैं आपको बताऊं, उसमें वहाँ काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी हुई, क्लोज सोसाइटी होती ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कई केसेज रिपोर्टेड होते नहीं हैं और लोग सुसाइड कर लेते हैं या फिर पैसा देते रहते हैं। तो मैं इसके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ब्लैकमेल हम तब तक होते रहते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे केसेज देखे हैं कि अगर आप उससे 5,000 रुपये मांगे उसने आपसे तो वो 50,000 मांगेगा, 50,000 आपने दिए तो फिर 5 लाख मांगेगा, 5 लाख दिए तो 50 लाख मांगेगा, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो इसके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी कोई अगर व्यक्ति आपको ब्लैकमेल करता है, आपको ब्लैकमेल नहीं होना है। इट्स ए 2 वे प्रोसेस। कोई व्यक्ति ब्लैकमेल कर रहा है और मैं ब्लैकमेल हो रहा हूँ, इन दोनों को अगर अलग अलग हम करके देखेंगे तो हम पाएंगे कि हम ब्लैकमेल हो रहे हैं क्योंकि हम अपनी तरफ से उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस ना हो
इमीडिएटली फर्स्ट स्टेप पर ही आपको रिपोर्ट करनी है इसकी। और सेंसिटिव नेचर की जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, केसेज होते हैं, हम पब्लिकली आउट नहीं करते, क्योंकि अगर आपने देखा होगा अपने पेपरों में काफ़ी हम हाईलाइट करते हैं इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, लेकिन कभी भी सेक्सटोर्शन का कोई मामला ऐसा नहीं आया कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ हुआ है। तो मैं इसके माध्यम से कहना चाहूँगा कि बिल्कुल आप निडर रहें, बिना किसी डर के अपनी समस्या को, जो प्रॉब्लम है उसको शेयर करें, उसकी रिपोर्टिंग करें, क्योंकि रिपोर्टिंग इम्पोर्टेंट है। आपके साथ अगर जो प्रॉब्लम चल रही है वो रिपोर्टिंग से ही सॉल्व होगी, अदरवाइज वो परेशानी आप लिए कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स आएंगे और कहीं ना कहीं आप फिर कोई एक गलत स्टेप ले लेंगे। इसी तरह कुछ ऐसे भी क्राइम्स होते हैं, जैसे कि किसी बच्ची की, किसी लड़की की कोई फेक प्रोफाइल बना ली, कोई फेक वीडियो बना लिया, और कुछ यहाँ पे एक्स बॉयफ्रेंड है, उससे फ्रेंडशिप थी, फोटो वीडियो शेयर हो गए, उसके बाद अब वो ब्लैकमेल कर रहा है। तो ऐसे में भी जो युवतियाँ हैं, जो महिलाएं हैं, वो भी डरती हैं, वो जाती नहीं, उनको ऐसा लगता है ये वायरल हो जाएगा, कहीं मीडिया में पता चल जाएगा, कहीं पेरेंट्स को तो नहीं पता चल जाएगा। तो मैं आपको इस माध्यम से ये कहना चाहूँगा, आप निश्चिंत रहें। आपकी प्रॉब्लम है, आपको मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स बताऊँगा जहाँ आपको आना है, और आपको अगर आपको लगता है किसी से शेयर ना किया जाए तो आप निश्चिंत रहें, किसी से भी शेयर नहीं होगा। हम लोग लगातार इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। और महिला सब इंस्पेक्टर होती है हमारे यहाँ, एक वी केयर फॉर यू है क्राइम ब्रांच में ही, जहाँ पर महिला सब इंस्पेक्टर होती है, उसकी इंचार्ज। तो आप कोई भी समस्या को खुलकर बता सकते हैं। महिला से ज़्यादा बेहतर ढंग से बात कर पाती है, और आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में, उसकी सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए, प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए, उसको हम 100% उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपको हमेशा कोई भी अगर व्यक्ति ब्लैकमेल करता है, परेशान करता है, इमीडिएटली उसकी रिपोर्ट करें, क्योंकि जो समस्या अभी छोटी है वो धीमे धीमे वो बहुत बड़ी होती चली जाएगी। इससे बेहतर ये है उसको अगर हम फर्स्ट स्टेप पर ही रोक देंगे तो बेहतर रहेगा। फर्स्ट स्टेप पर ही हम उसको प्रिकॉशंस ले लेंगे तो हम उस समस्या से बच पाएंगे। अवेयरनेस का अर्थ ये नहीं होता कि हम साइबर फ्रॉड के बारे में जानें। अवेयरनेस, जागरूकता इस बात की भी है कि हम अपने आप को सेंसिटाइज करें कि हमें रिपोर्ट करनी है। तो रिपोर्ट करने के लिए भी आपको जागरूक रहना होगा, और जिस तरह के सेंसिटिव मैटर होते हैं आप निश्चिंत रहें, उसमें प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखा जाता है। मैम, तो सर, जैसे आपने बताया वी केयर फॉर यू वाला एक प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा अगर जैसे किसी से इस तरह का फ्रॉड हुआ है या इस तरह से कोई धमकी दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तो क्या फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैम जो सेक्सटॉर्शन से बचने का सबसे सिंपल जो गोल्डन रूल है वो ये है, नेवर रिसीव एनी अननोन वीडियो कॉल। आप अननोन वीडियो कॉल कभी रिसीव नहीं करें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप कोई काम कर रहे हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं, एकदम कॉल आया, वीडियो कॉल, आपने देखिए कौन है, जब तक आप समझ पाएंगे वो कॉर्नर में लड़की न्यूड होगी और आपका स्क्रीनशॉट आप देखेंगे क्या है और आप काट देंगे, लेकिन उस 1 सेकंड में भी आपका स्क्रीनशॉट बन गया और वो स्क्रीनशॉट आपको ब्लैकमेल करने के लिए काफ़ी होगा। सो द पॉइंट हियर इज दैट नेवर रिसीव एनी अननोन वीडियो कॉल। अगर आपको फिर भी लगता है कि वर्क प्लेस से हो सकता है, कोई रिलेवेंट कॉल हो सकता है, तो आप जो कैमरा है, फ्रंट जो कैमरा है, उसको आप कवर कर दीजिए, अंगूठे से कवर कर दीजिए और फिर उसको रिसीव करिए। आपको लगता है कि रिलेवेंट कॉल है, आपसे रिलेटेड कॉल है, देन आप हटा सकते हैं, अदरवाइज उसको काट सकते हैं। तो सेक्सटॉर्शन से हम इस तरह अपना बचाव कर सकते हैं। वी केयर फॉर यू मैम, अननोन जो कॉलर है, जो रात में परेशान करते हैं, कॉल करके फेक प्रोफाइल, फेक आईडी बना ली, हमारे क्राइम ब्रांच में सोशल मीडिया फ्रॉड का भी एक अलग सेटअप है। आप जैसे ही आएंगे वी केयर फॉर यू, वहाँ कंप्लेंट करेंगे तो वो जो कंप्लेंट है ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया फ्रॉड सेक्शन में चली जाएगी। सोशल मीडिया फ्रॉड में जैसे कि आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब है आपका, और इसके अलावा आपके स्नैपचैट है, यहाँ पर अगर इन प्रोफाइल बन गया, आजकल डीप फेक, डीप न्यूड, इस तरह की अब AI जनरेटेड स्कैम भी अब होने लगे हैं। तो ये भी अब जिस तरह गिबली आ रहा है उस तरह से नए नए अब ट्रेंड में आते जाएंगे, AI जनरेटेड स्कैम आएंगे। तो निश्चित रूप से हमें और सतर्क और जागरूक रहना होगा। तो इसके लिए वी केयर फॉर यू में आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई भी कॉल आ रहा है, सबसे पहली बात तो कॉल उठाना ही नहीं है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो जैसा कि सर ने बताया कि थंब रख के उठाना है। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ, लेकिन अब जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ वो युवाओं से रिलेटेड है, किशोरों से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है, और ऑफ कोर्स पेरेंट्स से भी रिलेटेड है, क्योंकि बच्चे भी इस तरह के फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। अगर वो यंग हैं तो भी हो रहे हैं, और इतने पढ़े लिखे हैं तो भी हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली यंग स्टेज में तो और ज़्यादा होते हैं। तो आपका क्या इसमें कहना है? अभी एक जो इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, उसका एक ब्रांच यहाँ पर भी है, इंदौर में है। एक बच्चे ने सुसाइड किया जी, इंजीनियरिंग कर रहा था। उसने जो सुसाइडल नोट में लिखा था, उसमें जो मेन जो हाईलाइट पॉइंट है, जो उसका जिस्ट है, वो ये था कि आई एम एडिक्टेड टू ऑनलाइन बेटिंग ऐप, इट इज़ ए टाइप ऑफ ड्रग, और मैं उसको कोशिश करता हूँ छोड़ने की, छोड़ नहीं पा रहा हूँ, होपफुली अगले जन्म में छोड़ दूँ।
और सुसाइड किया उसने। इसके अलावा एक सुसाइड और हुआ था स्टूडेंट का, एरोड्रम थाना क्षेत्र का स्टूडेंट था, उसकी मैंने जांच भी की थी, उसकी इंक्वायरी मेरे पास ही थी, SIT बनी थी, तो उसका भी ये पाया कि रात को 2:30 बजे उसने सुसाइड किया, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑनलाइन बैटिंग ऐप। ये पेरेंट्स के लिए बड़ा अलार्मिंग साइन है, और बच्चों के लिए ऑफ कोर्स। ऑनलाइन गेमिंग ऐप कब ऑनलाइन बैटिंग ऐप में कन्वर्ट हो जाते हैं, यू नेवर नो। बहुत थिन लाइन होती है इसमें। शुरू में पॉइंट्स मिलते हैं, ड्रेसेज मिलती है, गन्स मिलते हैं, तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, धीमे धीमे वो बैटिंग ऐप में चले जाते हैं, और बैटिंग ऐप में जैसे चले जाते हैं तो एडिक्टेड हो जाते हैं। एडिक्टेड होने के बाद इस तरह की घटनाएं होती हैं, इवन इसका जो अंत सुसाइड पे भी होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम एक तो टाइमिंग सेट करें बच्चों की, कि बच्चों को कितनी देर तक सोशल मीडिया का एक्सपोजर चाहिए। नंबर 2, कोई भी गेमिंग ऐप या बैटिंग ऐप है उसमें रियल टाइम प्लेयर होते हैं। गेमिंग ऐप में अगर आप देखेंगे तो रियल टाइम प्लेयर आपके सामने बैठे होते हैं, मतलब जो प्रिटेंड करते हैं वो संजू है तो संजू होगा, बट हु इज बिहाइंड द कर्टेन यू डोंट नो, मतलब उसके पीछे कौन है कोई पता नहीं। तो साइबर फ्रॉडस्टर भी हो सकते हैं। तो कभी भी ऐप है बच्चों को डाउनलोड ना करने दें, स्वयं डाउनलोड करें। किसी भी ऐप को जब भी आप डाउनलोड करें तो ये सोच लें कि ट्रस्टेड सोर्स हो, नॉन सोर्स हो, आइडेंटिफाइड सोर्स हो, उसी से किसी भी ऐप को डाउनलोड करें। क्योंकि अगर आपने मैलिशियस कहीं ऐप डाउनलोड कर दिया, अगर उसमें कुछ हुआ तो आपका पूरा मोबाइल कंप्रोमाइज़ हो जाएगा और डाटा पूरा चला जाएगा, मीडिया गैलरी के फ़ोटो वीडियो भी चले जाएंगे। तो पेरेंट्स को ये चाहिए कि बच्चों की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करें। ये देखिए, आप अगर आप फिजिकल वर्ल्ड में होते हैं तो लोग समझा देते हैं कि ये सही है गलत है, पर डिजिटल वर्ल्ड में आप कमरे में अकेले हो और अपने मोबाइल देख रहे हो, सोशल मीडिया पे सर्फ कर रहे हो, वहाँ पर आपको बताने वाला कोई भी नहीं है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो ऐसी स्थिति में आप लोग जो दिखते जाते हैं उसी से आपकी एक मतलब एक मानसिकता बनती चली जाती है, कहीं ना कहीं वो फिर आगे बहुत घातक होती है, क्योंकि वहाँ सही गलत बताने वाला कोई है ही नहीं। तो फैमिली को जो है ये चाहिए पेरेंट्स को कि गूगल फैमिली ऐप, गूगल पेरेंटल ऐप आते हैं जो बच्चों के मोबाइल में डाउनलोड कर लें, तो हम उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को देख पाएँ कि वो क्या देख रहे हैं। दूसरा क्या है, उसकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है, 2 से 3 दिन में ब्राउजिंग हिस्ट्री को चेक कर लें कि कहीं क्या ऐसी वेबसाइट का एक्सेस तो नहीं ले रहे हैं जिनको एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो ब्राउजिंग हिस्ट्री से भी व्यक्ति की, जो बच्चे की मानसिकता का ही पता चलता है, एक्टिविटीज़ का पता चलता है। और बच्चों को ये बताएं कि इसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स है। एक्चुअली में आप पेरेंटिंग स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। अब आपको एज ए फ्रेंड ही बनना होगा। बच्चे बनना शेयर नहीं करेंगे और परेशान होते रहेंगे, क्योंकि मेरे पास कई कंप्लेंट्स आती हैं, कई बच्चे अकेले इंट्रोवर्ट होते चले जाते हैं पर शेयर भी नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत कम उम्र में भी बच्चों की सुसाइड की घटनाएं सामने आई हैं। तो द पॉइंट हियर इज दैट वी आर टू फ्रेंड। पेरेंटिंग स्टाइल में आपको ये चेंज करना होगा और बच्चों की मॉनिटरिंग करनी होगी। ब्राउजिंग हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं आप फॉर द मतलब एक गुड कॉज के लिए आप अपना नाम चेंज करके बच्चे की उम्र का ही कोई बच्चा बन के उसकी प्रोफाइल से ऐड कर सकते हैं, फ्रेंड बन सकते हैं। और फिर फ्रेंड बनेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उसकी एक्टिविटी देखने में ज़्यादा आसानी होगी। इट इज जस्ट फॉर द गुड कॉज, मतलब चूंकि ये तो इलीगल होता है बट अपने बच्चों के लिए है, और चूंकि बच्चों को यस इतना हाँ बीइंग अ पेरेंट तो आप कर पाएंगे। तो मुझे लगता है फ्रेंड बनने से, उसको ये बताने से, आप ये सोचते हो कि मोबाइल छुड़ा लेंगे उससे, मोबाइल देंगे नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो सबसे बेहतर ये है कोऑर्डिनेशन बेहतर ढंग से किया जाए, बच्चे के साथ फ्रेंडशिप का व्यवहार किया जाए, और बच्चे को इस तरह से मतलब अपब्रिंगिंग हो कि वो कुछ भी हो तो रिपोर्ट करना है। तो उसके माइंड में आ जाएगा, अगर कोई उसको बुली कर रहा है, कोई उसको ग्रूम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो इसकी रिपोर्ट करने की स्थिति में होगा। उसकी मानसिकता बनेगी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे रिपोर्ट करनी है। तो पेरेंटिंग स्टाइल में थोड़ा सा चेंज करना होगा। जी, तो बहुत ही बेहतरीन इंसाइट दिए हैं सर आपने। लेकिन अभी एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो भी मुझे पूछना है। तो राजेश जी, जैसा कि आपने बहुत सारे फ्रॉड्स के बारे में बताया, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है या ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए क्या सावधानियाँ होनी चाहिए? मैं कुछ पंच लाइन बता देता हूँ आपको मैम। नेवर एक्सेप्ट एनी अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट, नेवर रिसीव एनी अननोन वीडियो कॉल, नेवर क्लिक ऑन एनी अननोन लिंक, नेवर डाउनलोड ऑन एनी अननोन APK फाइल, नेवर टेक कस्टमर केयर और होटल नंबर और हेल्पलाइन नंबर डायरेक्टली फ्रॉम द गूगल। और इसके अलावा मैम, इन्वेस्टमेंट की कोई भी अगर वेबसाइट को आप बिना उसके ऑथेंटिकेशन के, वेरिफिकेशन के आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। इंस्टेंट लोन ऐप जो है उसको अनआइडेंटिफाइड अननोन सोर्स से डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि आपके मोबाइल में फिर मीडिया गैलरी का और कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट लिस्ट कंप्रोमाइज हो जाएगी। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं होता है।
परिचित बनकर जो कॉल करते हैं कि मैं आपके मौसी का लड़का बोल रहा हूँ, पैसे आने हैं, तो कृपया इनसे सावधान रहें। कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने से पहले उसको अच्छे से वेरीफाई करें। अपने मोबाइल जितने भी हैंडसेट है उसमें व्हाट्सअप के 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर लें, अपने मेल को 2 स्टेप वेरिफिकेशन में ले जाएं, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सभी को 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे ले जाएं, फायरवॉल को अपडेट कर लें, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को समय समय पर यूज करते रहें। और इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ प्लेटफॉर्म्स जिनके माध्यम से आप कंप्लेंट कर सकते हैं। एक virustotal.com है जो कि एक वेबसाइट है जिसमें मोर देन 50 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो स्कैन करके बता देंगे कोई भी वेबसाइट का URL है, लिंक है, URL है तो वो फिशिंग है या फिर लेजिटिमेट है। तो ये एक virustotal.com इम्पोर्टेंट है। सेकंड, अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो 1930 जो नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने तुरंत ही कंप्लेंट कर दी, जैसे 10 बजे आपके साथ फ्रॉड हुआ, 10:15 में आपने कंप्लेंट कर दी, तो अगले 15 to 20 मिनट्स में वो सारे अकाउंट होल्डर फ्री हो जाएंगे जिनमें आपका पैसा गया है, तो पैसा वापस मिलने के चांसेज होंगे। 2024 में इंदौर क्राइम ब्रांच ने 14 करोड़ से अधिक रुपए विक्टिम्स के वापस कराए थे और अभी हम अप्रैल तक 3 करोड़ रुपए लगभग विक्टिम्स के वापस करा चुके हैं। और सेकंड है ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल है www.cybercrime.gov.in। इस रिपोर्टिंग पोर्टल में आप महिला और बच्चों से संबंधित 3 ऑप्शंस आते हैं, वुमेन्स एंड चाइल्ड क्राइम, सेकंड फाइनेंशियल क्राइम और थर्ड अदर साइबर फ्रॉड। तो इसमें आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इसमें सोशल मीडिया फ्रॉड की भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर आपकी फेक प्रोफाइल बना ली, फेक आईडी बना ली या कोई फेक डीप न्यूड से कुछ ऐसा फोटो वीडियो बना लिए, तो आप इसमें ऑलरेडी फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स हैंडल और सभी यूट्यूब सभी के उसमें दिए हुए, आप उसकी रिपोर्ट डायरेक्टली वहाँ से कर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म से। अगर आप इंदौर के विक्टिम हैं तो इंदौर क्राइम ब्रांच ने साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 7049124445। जैसा कि मैंने बताया था कि वी केयर फॉर यू विंग है, तो वी केयर फॉर यू का नंबर भी है 7049124444। अगर किसी की फेक प्रोफाइल आईडी बना ली है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है किसी बच्ची को, वीडियो बना के वीडियो फोटो लेकर ब्लैकमेल कर रहा हो, तो उसमें आप कंप्लेंट निडरता से कर सकते हैं। एक वुमेन हेल्पलाइन, नेशनल वुमेन हेल्पलाइन नंबर है स्पेशली फॉर द वुमेन्स, दैट इज 181। आप इस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका मोबाइल खो जाता है तो CEIR पोर्टल है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। तो इस मोबाइल में आप न केवल सिम को ब्लॉक करा सकते हैं बल्कि आप इसमें कंप्लेंट भी कर सकते हैं। एक पॉइंट और है इसमें, इसके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, कभी भी किसी का मोबाइल अगर खोता है तो 10 से 15 मिनट के अंदर उसकी सिम ब्लॉक करा दी जाए, क्योंकि अब ऐसे किस्से जा रहे हैं जैसे मोबाइल खोता है 2 घंटे में अकाउंट से पैसे भी निकल जाते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है, जैसे ही मोबाइल खो जाए 10 मिनट आप चेक किया, नहीं मिला, इमीडिएटली उसकी सिम ब्लॉक करा दीजिए, नहीं तो डबल धमाका हो जाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप सिम को ब्लॉक कराएं। और इसके अलावा अगर आपके नाम से कितनी सिमें चल रही हैं आपको आइडिया नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, मैंने खुद ही कल चेक किया तो मेरे नाम से 2 सिमें चल रही, तो एक मैंने फिर कैंसिल कराई है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है टेफकॉप, एक पोर्टल है TAFCOP, टेफकॉप पोर्टल है जो कि संचार साथी www.sancharsati.gov.in जो वेबसाइट है उसका पोर्टल है। तो इस पर भी जाके आप अपने जो नंबर है, मोबाइल नंबर डाल के जो आधार कार्ड से लिंक है, और उसको आप सर्च मार देंगे तो आपके नाम, आपके डॉक्यूमेंट्स पर या आपके नाम से कौन कौन सी सिमें चल रही हैं तो वो स्क्रीन पर आ जाएंगी, वहाँ से आप ब्लॉक भी करा सकते हैं उनको। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जीरो ट्रस्ट पॉलिसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको अपनाना होगा। हम जिस वर्ल्ड में हैं, जिस एरा में इस समय हम जी रहे हैं, वो टोटल जीरो ट्रस्ट मॉडल पर बेस्ड है। अगर हमें पता नहीं है, अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट है, कौन किससे हम बात कर रहे हैं, तो जीरो ट्रस्ट पॉलिसी अगर आप अपनाएंगे तो साइबर फ्रॉड से आप अपना बचाव कर पाएंगे। और एक बात और कहना चाहूँगा, ऑफलाइन भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। रीगल चौराहे पर क्राइम ब्रांच है और स्टेट साइबर सेल का ऑफिस है वर्ल्ड कप चौराहे पर। ये दोनों ही जगह आप ऑफलाइन जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इंदौर पुलिस कमिश्नर सर के द्वारा एक सभी थानों में पहल की गई है, सभी थानों में साइबर डेस्क बनाई गई है, तो वहाँ पर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। बट प्रोफेशनली जो साउंड अगर आपको रिपोर्ट करनी है तो रीगल चौराहा क्राइम ब्रांच में यहाँ पर जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें सर आपने बताई हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने भी पहली बार ही सुनी है, तो थैंक यू सो मच। लास्ट में मैं चाहती हूँ कि हमारे इंदौर वासियों के लिए और रेडियो इप्सा के लिसनर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? साइबर फ्रॉड के लिए तो जागरूकता ही आपका बचाव है। जीरो ट्रस्ट पॉलिसी की मैंने बात कही, नथिंग इन लाइफ कम्स फ्री और इजी। आपको अर्न करना होगा, तो कमाल था। आपको मेहनत करनी होगी और आप स्वयं जागरूक रहें, अपने से जुड़े हुए लोगों को जागरूक करें,
आप भी एक डिजिटल कॉप की भूमिका निभा सकते हैं। आप भी लोगों की मदद कर सकते हैं, लेकिन लोगों की मदद करने से पहले स्वयं को इस काबिल बनाना होता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस शो के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से जितनी भी जानकारी जो आपने सुनी है, अगर आप इसको सर्कुलेट कर देंगे तो आज ही आप अपने इस काम से निवृत्त हो जाएंगे कि आपने भी लोगों की मदद की, आपने भी एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश टेंडोतिया की तरह काम करते हुए डिजिटल कॉप का रोल प्ले किया है। एंड आई विश यू हैव ए गुड लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए, आपने इतनी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी और लोगों को अवेयर करने के लिए जो आपने स्टेप लिए हैं वो तो अद्भुत हैं और बहुत ही अमेजिंग है। सो थैंक यू वंस अगेन कि आप यहाँ आए और आपने इतना समय दिया मुझे। थैंक यू वेरी मच मैम। तो ये थे हमारे साथ राजेश दंडोतिया जी, और इस तरह की और भी बातें जानने के लिए आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल सा काम है, आपको ट्यून करके रखना है रेडियो इप्सा 91.2 FM और सुनना है मुझे यानी वानी को। सो टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड।